सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। सो आप सभी को फाइनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत दिनों से इंतजार था और काफ़ी मुझे कमेंट मिल रहे हैं डेली के कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कोई वीडियो बनाएं। सो फाइनली आज का वीडियो जो हम लोग का हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, अधिक व्यूज़ आती हैं तो मैं सब्जेक्टिव पर फोकस करूंगा और मैं कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाए और आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सके। यहाँ पे जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो भी परीक्षा देने वाले हैं इस बार। सो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए और इसका PDF आप लोग को लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको PDF के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर पूरी फ्री में अध्ययन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें, यानी किस प्रकार के नगर थे वहाँ पे, योजना किस प्रकार की थी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है। सो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग किस तरह लिखना है। जैसे देख पा रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ये सबको पता है। ठीक है, जिस तरह अभी जो है शहर की तरफ जिस तरह की जो व्यवस्था है तो हड़प्पा सभ्यता माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में उसी तरह की व्यवस्था थी। ये संभाव मतलब अनुमान लगाया गया और उससे कुछ साक्ष्य मिले जिससे प्रूव भी होता है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए, जैसे मैं आपको बताया अवशेष प्राप्त हुए हैं जो तत्कालिक विश्व में कहीं नहीं थी। पूरा हड़प्पा नगर जो है स्थल दो भागों में ऊपरी और निचली नगर क्षेत्रों में बटा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक ऊपरी और एक निचली क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, ऊपरी अथवा गढ़ी के क्षेत्र में प्रशासनिक भवन के अवशेष मिले। जो ऊपरी क्षेत्र था उसमें गढ़ी में प्रशासनिक भवन जो उसके अवशेष मिले हैं और निचली क्षेत्र में क्या मिले, आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों एवं गलियों और आवासीय भवन, नलियों, स्नानागार और अन्नागार जिसको कहते हैं गोदाम जिसमें फल अनाज रखते हैं और आदि के अवशेष ने एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती है। ये सारे चीज़ों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो एक नगरीय व्यवस्था यानी नगरीय सभ्यता थी। तो ये इस तरह का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, और आप लोग PDF में या फिर लिंक में क्लिक कर देखेंगे तो वहाँ से आप एक बार रिवीजन करें तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए आंसर किस तरह लिखना है आप लोग को। गोपुरम मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, तो मंदिरों के प्रवेश द्वार को। ये एक बार ऑब्जेक्टिव में बन सकता है और ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जाते हैं कि गोपुरम का संबंध जो किससे है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा मंदिरों के प्रवेश द्वार से। तो यहाँ पे आप ऑप्शन वहाँ पे लगाएंगे मंदिरों के प्रवेश द्वार से। ठीक है, तो गोपुरम जो है मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया था। ठीक है, गोपुरम यानी इसको कहते हैं अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। मंदिर के जो द्वार होता था प्रवेश, उसको प्रवेश द्वार जाने के लिए उसको जो है विजयनगर शासकों ने क्या किया था, बड़े बड़े विशाल टाइप के बनाए ताकि एक तरह का वहाँ पे पहचान बने। ये संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाती है। ये दिखाता था कि इस सम्राट में कितनी ताकत है, कितनी बल है और इसके याद दिलाते थे जो ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग को लिख लेना है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है कि अकबर के नवरत्नों के नाम बताएं। तो ये इजी क्वेश्चन हो सकता है जो अगर पढ़े होंगे अच्छी तरह से। तो देखिए इसका आंसर किस तरह लिखना है आप लोग कि अकबर के दरबार में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ थे जिन्हें अकबर के दरबार के नवरत्न कहा जाता था। अगर नवरत्न के बारे में पूछे तो इस तरह लिखना है, इन नवरत्नों के नाम जो, या फिर सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि अकबर के नवरत्नों के नाम निम्नलिखित है, या फिर अगर अच्छा अगर से लिखना है तो वो पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि अकबर के नवरत्नों के नाम इस प्रकार या फिर निम्नलिखित है। फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, सेकेंड में हो जाएगा हकीम हुक्मान एंड दूसरा में हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा एंड तीसरा में और चौथा में हो जाएगा अबुल फजल, पांचवा में फैजी, छठा में तानसेन और सातवां में हो जाएगा राजा मानसिंह, फिर आठवां में जो है टोडरमल और ये नाइन जो है वो है बिरबल। तो ये जो है 9 जो थे अकबर के दरबार के नवरत्न थे और 9 से ही नवरत्नों का नाम पड़ा है। तो ये चीज़ आप लोग को 9 का नाम याद रख लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे 4 करा है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। इसके कौन से 4 प्रमुख नगर हैं उनके नाम आप लोग बता देना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है। सो देखिए ले, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम जो इस प्रकार है, चनहुद्रो है, ये चनहुद्रो है और एक लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, कालीबंगान ये जो है राजस्थान में पड़ता है और ये हो जाएगा बनवाली। ये 4 जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर है जिससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, जैसे पूछा था कालीबंगान कहाँ है, वो राजस्थान में पूछा था, लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में है,
और ये बनवाली और चंद्रगुप्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 4 जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर के नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि मुगलकालीन हराम के बारे में आप क्या जानते हैं। मुगलकालीन हराम नहीं होगा, पे हरम हो जाएगा, बट आका लग गया। मुगलकालीन हरम के बारे में आप क्या जानते हैं। सो इसके बारे में आप लोग को आंसर किस तरह लिखना है, आप देख लीजिए। कह रहा है कि मुगल काल में हरम मुगलों के घरेलू संसार का प्रतीक था। यानी प्रतीक का मतलब तो चेन होता है। ये मुगल कालीन के जो जो घरेलू होती है, यानी अपना एक तरह का होता है ना कि समाज या फिर अपने एक उसको क्या कहते हैं मोहल्ला या फिर परिवार टाइप का जो भी कहो। मुगल काल में हरम मुगलों के घरेलू संसार का प्रतीक था। इसमें बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां, उनके नज़दीकी व दूर के रिश्तेदार, माँ, उपमाता, बहन, पुत्री, भतीजा, ये सारी चीज़ें, भांजी, बहू, चाची जो भी है आदि, दासी इत्यादि सभी रहते थे। जो स्त्रियां मुगल परिवार आगे आंसर थोड़ा है, मुगल परिवार में शाही खानदान से आती थी उन्हें बेगम कहा जाता था। और जिन स्त्रियों का जन्म जो कुलीन परिवार में नहीं हुआ था वे अगाह कहलाती हैं, क्या कहते हैं, कहलाती थी। बेगम का स्थान सबसे ऊंचा था और पदानुक्रम के अनुसार सभी को नगद मासिक भत्ता व उपहार मिलते थे। तो ये जो है एक तरह की प्रक्रिया थी। ठीक है, जिसमें लोग रहते थे और क्या क्या इन लोग का मतलब किस तरह का दर्जा था, उसी चीज़ के बारे में जो दर्शाता है उसी को मुगलकालीन हरम कहते हैं। और बाकी आगे एक पॉइंट दिया हुआ है, बादशाह नियमित रूप से हरम में आराम के लिए जाता था। और इस तरह जो है एक तरह का हम लोग कह सकते हैं अभी कि इसमें एक तरह जहाँ पंचायत होता है या फिर किसी तरह का एक बैठक नहीं होता जहाँ पे सभी तरह के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो उसी टाइप का एक मुगल काल में जो भी ये बनाई गई थी उसी को कहते हैं मुगलकालीन हरम। और बादशाह क्या करते हैं, वो नियमित रूप से आकर के हरम में आराम के लिए जाता था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 करा है कि शाहजहाँ के काल में संगीत कला का वर्णन करें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो देखिए शाहजहाँ का ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था मुगलकालीन हरम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग उसके स्किप भी कर सकते हैं। फाइनल 6 क्वेश्चन करा है कि शाहजहाँ के काल में संगीत कला का वर्णन करें। ठीक है, शाहजहाँ संगीत कला से बेहद प्यार करता था। वह दरबार में संगीतज्ञों का आश्रय देता था। वह स्वयं भी अच्छा गायक था। ठीक है, शाहजहाँ जो है एक खुद भी एक अच्छा गायक था। उसके कालों में ही संगीत कला ने अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया था। उसके दरबार में प्रसिद्ध कवि तथा संगीतकार रहते थे। इनमें प्रमुख नाम जो है रामदास, उसके बाद दिरंग खां और जगन्नाथ लाल खां, उसके बाद भावमधु और महापात्रा, ये आदि जो है उनके नाम है जो कि प्रमुख थे यानी संगीतकार। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि मुगल कालीन में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल कालीन में महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो देखिए फाइनल आंसर किस तरह लिखना आप लोग को कि मुगल काल में स्त्री की दशा काफ़ी खराब थी। ठीक है, स्त्री की दशा जो काफ़ी खराब थी। उन्हें पुरुष के बराबर नहीं समझा जाता था। कुलीन वर्ग में स्त्रियाँ केवल भोग विलास के लिए ही थे। उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी तथा पर्दा प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह, बहु पत्नीत्व, उसके बाद सती प्रथा का मतलब पता होगा आप सभी को, यानी जो अगर किसी का शौहर या फिर हस्बैंड जो है इंतकाल हो जाए तो क्या कहते हैं उसको, उसी के साथ जो है पति जो के साथ जो है पत्नी को भी जला दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए, उसी को सती प्रथा कहते हैं। पुत्रियों की बाल हत्या, यानी पुत्री जो हो जाए तो उसको देख नहीं था और पहले से ही उसका हत्या कर दिया। ये सारी चीज़ स्त्री के उस समय दशा थी। और जो है कुर्तियाँ प्रचलित थी, स्त्री केवल माँ के रूप में पूजनीय थी, देवदासी प्रथा प्रचलित थी। ये सारी चीज़ आप लोग को लिख लेना है इस चीज़ के बारे में मुगल कालीन की अगर स्त्री की दशा पूछे तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 करा है, स्त्री वही 7 का था। 8 क्वेश्चन 8 करा है तख्ते ताउस पर, यहाँ पाई दिया पर हो जाएगा, तख्ते ताउस पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने दरबार की शान शौकत बढ़ाने के उद्देश्य में शाहजहाँ और क्या कहते हैं बेबादल खां की देख रेख में एक सिंहासन बनाया। ठीक है, यह सिंहासन सोने का बना हुआ था। इनमें हीरे जवाहरात, पन्ने, मोती, लाल आदि बहुमूल्य चीज़ें जुड़ी हुई थी। ठीक है, इसे मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती थी और फारस का शाह नादिर शाह इसको अपने साथ फारस ले गया, पर दुर्भाग्य से यह आज कहीं भी प्राप्य ये नहीं है।
यानी ये जो कहा गया है, लेकिन पता नहीं कहाँ वो खो गया नहीं हो गया। वो किस तरह का बनाया गया था, काफ़ी हीरे जवाहरात का एक सिंहासन बनाया गया था जिसमें बहुत तरह के मोती लाल आदि सब बहुमूल्य चीज़ें से बनाई हुई थी। तो इसी को क्या कहते हैं, तख्ते ताउस कहते हैं। तो उस तख्ते ताउस के बारे में ये थोड़ा टिप्पणी था जो कि आप लोग को लिखना था। ये भी मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग याद कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आईन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आईन अकबरी में भूमि को वर्गीकृत खेती आयोग समस्त भूमि को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, आईन अकबरी के अनुसार ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो भूमि को जो समस्त 4 भागों में बांटा गया, उनमें से जो 2 है वो मुख्य है। देखिए, पोलज जो ये सबसे उत्तम कोटि की भूमि थी जिसमें प्रति वर्ष खेती की जाती थी। ठीक है, हर साल। और नंबर बी में हो जाएगा परोथी, इसमें केवल वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती है, एक वर्ष के बाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। देखिए, सूफीवाद साधारणतः किसी मुस्लिम संत या दरवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति सफा पवित्र शब्द से हुई, अर्थात ईश्वर का ऐसा भक्त जो सभी सांसारिक बुराइयों से मुक्त हो। कुल जो है लेखकों ने सूफी शब्द का सफा दर्जा से जोड़ा जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से भगवान के साथ पहले दर्जे का संबंध रखता हो। ठीक है, यानी जो भगवान के साथ जो है एक तरह का आप क्या कहेंगे उसको, कह सकते हैं यानी कुछ भी अगर करें उसके लिए दुआ मांगे या फिर कुछ भी प्रार्थना करें तो उसकी बातों को भगवान जो सुन लेते, इस टाइप का समझ लीजिए। ठीक है, संबंध हो। सूफी मत के मूल सिद्धांत कुरान और हजरत मोहम्मद की हदीस में मिलते हैं। वह हजरत मोहम्मद साहब को अपना अवतार मानते थे और कुरान पे पूरा विश्वास रखते थे। तो ये रहा सूफी बात के बारे में डेफिनेशन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो अगर आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं सो इस नंबर पर कॉल कर जल्द से जल्द ज्वाइन हो सकते हैं। 8210775306 ये व्हाट्सअप नंबर है, या फिर कॉल करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रैश कोर्स में जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, वीडियो सोल्यूशन, ये सारी चीज़ आपको दी जाएगी, जहाँ पे कुछ ही दिनों में तैयारी करके 80 से 90% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। चलिए ये तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।